विधानसभा चुनाव हो गए और उस चुनाव में भाई 4 जगह बीजेपी की सरकार थी। एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी ने उसको डिफेंड किया, मेरे हिसाब से एक बड़ी बात। और अब फिर से 4 राज्यों में उनकी सरकार बन गई है। बीजेपी इज बैक इन हो। एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर रविकांत साहब आपसे ही चर्चा शुरू करूंगा कि बीते चुनाव से आगामी आने वाले चुनाव 11 विधानसभा चुनाव और खास करके अब सबकी नजर है 2024 के लोकसभा, कितनी बदलेगी तस्वीर? इस चुनाव का कोई फर्क पड़ेगा उसमें आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पे? रविकांत साहब। सबसे पहले तो सिंह साहब आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं द पब्लिक इंडिया की पूरी टीम को कि उन्होंने इतना लंबा सफर बहुत बढ़िया से, मतलब जिसको हम जन पक्षधरता कहते हैं। मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी को नहीं देखा, मैंने गोयनका साहब को नहीं देखा, लेकिन मैं ये बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ आज के दौर में कि मैंने आनंद वर्धन सिंह साहब को देखा, उनके साथ बात की, आशुतोष जी को देखा, रवीश कुमार को देखा, उनके साथ बात की। तो ये आने वाले दौर में हम अपने अगली पीढ़ी को ये बता सकेंगे कि जब पत्रकारिता, मैंने स्ट्रीम की जो पत्रकारिता थी उसने अपने हथियार डाल दिए थे और वो लगभग बिकाऊ हो गई थी। अब ये कहने में कोई संकोच नहीं है। उस समय बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे जो अपने आदर्शों से समझौता नहीं कर रहे थे। तो इसलिए इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए मैं पब्लिक इंडिया को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं आता हूं, आपका जो सवाल है, देखिए पिछले 2-3 महीने से जो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे, और खास करके अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को जन समर्थन मिल रहा था। लेकिन जो परिणाम आया वो बहुत अप्रत्याशित था हम लोगों के हिसाब से। हालांकि जो सर्वे वगैरह हुए थे उन लोगों को जानकारी ज्यादा ठीक थी, लेकिन हम लोगों की जहां पहुंच थी वो नतीजों में उस तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ। और उसमें अब हम जब एनालिसिस करते हैं तो समाजवादी पार्टी की खास करके उन तमाम चूकों का एनालिसिस करते हैं, उन गलतियों को अब देखते हैं कि वो बहुत लंबी गलती कर गए। लेकिन जो वोट परसेंटेज है सपा का, वो इस बात को दिखाता है कि हम लोग उतने गलत नहीं थे। हम लोग इस बात को तो समझ रहे थे कि बहुत जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट मिल जाएगा इसकी गुंजाइश हम लोग नहीं देख रहे थे। तो यहाँ चूक हुई है और ये स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं। स्ट्रेटजी बीजेपी की जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अभी इन 2 सालों में 22 और 23 में संभवतः 11 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें गुजरात जैसा चुनाव, और गुजरात में हो सकता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए। आम आदमी पार्टी वहां पे खास करके शहरी इलाकों में महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई पड़ रही है, और इसे ज्यादातर लोग ये मान करके चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शहरी इलाकों में अगर आम आदमी पार्टी है तो उसका नुकसान ज्यादा भाजपा को होगा बजाय कांग्रेस के। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को फायदा भी हो सकता है आम आदमी पार्टी के वहां पहुंचने से। ठीक उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में सिंह साहब और मैं दोनों लोग, मुझे लगता है कि एक निष्कर्ष पर थे कि अगर बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ जाती यूपी में तो नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है गुजरात में तो संभावना कांग्रेस पार्टी की ज्यादा बनती है, बशर्ते वो बहुत संगठित होकर के चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के लिए लड़े। तो ये गुजरात के परिणाम से भी बहुत सारी चीजें हम लोग 2024 में होते हुए देखेंगे। लेकिन आज के तारीख में एक बड़ा मजबूत संगठन और बहुत पैसा बीजेपी के पास, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो या उसके अतिरिक्त भी, तो उनके पास संसाधन है, उनके पास संगठन है, और साथ ही साथ जो आनुषंगिक संगठन है जो लगातार एक नैरेटिव
बनाते रहते हैं, चाहे उसमें कर्नाटक में चले जाइएगा तो श्री राम सेना आपको मिल जाएगी, या इधर तमाम हिंदूवादी संगठन, या नोएडा में बैठ करके जो साधु महात्मा हैं सो कॉल्ड, वो जो कर रहे हैं लगातार। तो ये नैरेटिव बनाने में, या कोई रिपोर्टर चला जाएगा तो पूछेगा हल्दीराम के यहाँ कि साहब आपका उर्दू में क्यों लिखा हुआ है। तो उन मुद्दों पर आने ही नहीं दिया जा रहा है जो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई इस समय जिस स्थिति में है, मुझे लगता है कि 40-50 साल से ज्यादा स्थिति खराब है इस समय, और बगल में हम लोग श्रीलंका के हालात देख ही रहे हैं, तो आशंकाएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन अगर किसानों का आंदोलन फिर से उठ खड़ा होता है, एमएसपी पर सरकार ने जो यू टर्न लिया है, अगर वो वादा नहीं निभाते हैं तो एक गुंजाइश बनती है कि वहां ये आंदोलन खड़ा हो सकता है। दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा मजबूत जो चीज दिखाई पड़ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि मैं ये देख रहा हूं कि अब दलित और पिछड़े नौजवान फिर से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिशें आपको इस महीने में दिखाई देंगी। बहुत सारे जातियों के संगठन जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे, वो अब एकजुट हो रहे हैं, और पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि जिनको उम्मीदें अब सपा और बासपा से नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया है कि नहीं, अब हमें इनसे उम्मीदें नहीं है, अब हम एक नए आंदोलन और एक नए राजनीतिक माहौल की तरफ चलेंगे। और उसमें खास करके जो चीज निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की है, जिस तरह से सरकार चलाई है, उसमें उन्होंने राशन तक वो लेकर के गए हैं कि लोगों की एजुकेशन को आप समाप्त कर दीजिए, नौकरियों के सवाल को खत्म कर दीजिए, महंगाई को आप डाइल्यूट कर दीजिए। ऐसे में मुद्दा क्या बचता है? तो असल में अब जो लड़ाई होने जा रही है आने वाले दौर में, आप देखिएगा उसको, वो लड़ाई होगी सम्मान और स्वाभिमान की, क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा कुचला जा रहा है वो है सम्मान और स्वाभिमान दलितों और पिछड़ों का। आप 5 किलो राशन दे करके लोगों का पेट तो भर सकते हैं, लेकिन उनका सम्मान वापस नहीं आ सकता है। तो अब जो अगला मोर्चा बनने जा रहा है, उसमें सम्मान, स्वाभिमान और समता के पूरे भाव के साथ नई गोलबंदी होगी आने वाले दौर में। हो सकता है कि वक्त लगे इसमें, और भारतीय जनता पार्टी अभी और सफलताएं अर्जित करे, लेकिन इस देश के लोकतांत्रिक जो भावना है और जो संवैधानिक पूरा जो तंत्र है, उसको लेकर के मैं बहुत मुतमईन हूं कि आने वाले समय में ये जो पूरा चल रहा है, फांसीवादी तंत्र जो चल रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए ये समूह वो फिर से एकजुट होंगे, और एक नई राजनीति की सुगबुगाहट शुरू हो सकती है। इसलिए हम 24 को लेकर के अभी बहुत नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी कि हारेगी, ये कहना संभव भी नहीं है और बहुत जल्दबाजी भी। चूंकि वो राजनीतिक दल जो मुकाबला कर सकते थे, हम उत्तर प्रदेश को ही लेकर के ये बात कह रहे हैं, वो राजनीतिक दल अब अविश्वासी हो गए, अब उनमें लड़ने की जैसे ताकत बची नहीं है। मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, बीएसपी को लेकर के जो लोगों में संदेह था, जो आशंका थी, वो आशंका मुझे लगता है कि अब बहुत स्पष्ट हो गई है। आप नोएडा में अगर बैठे हो या नोएडा से अगर कोई जुड़ा हो, तो वो इस बात को कंफर्म कर सकता है कि 3-4 दिन पहले से मायावती के भाई आनंद के जो भी प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो फिर से चालू हो गए। ये कैसे हो गया? इसका मतलब है कि कुछ खिचड़ी पकी थी बीच में, और वो नतीजों में तब्दील हुई है। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब दलित समाज जो थोड़ा सा भरोसा आखिरी समय पैदा कर रहा था मायावती के प्रति, अब आगे उसमें कोई भरोसा बचा है। इसलिए बेहतर ये होगा कि अब बीएसपी को खत्म हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी में भी वो अखिलेश मुझे नहीं लगता कि कुछ सीखना चाहते हैं, तो अब उनको भी अब चले जाना चाहिए। इसलिए नए आंदोलनों के जरिए नई राजनीति शुरू हो सकती है, खास करके उत्तर भारत में। और वो जो सम्मान और स्वाभिमान कुचला जा रहा है दलित और पिछड़ों का, क्योंकि सामाजिक न्याय शब्द को तो मोदी जी हाईजेक कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं, ज्योतिबा फूले की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की, हो सकता है कि महाराष्ट्र का चुनाव उनके ध्यान में हो, लेकिन वो मोदी जी की अपनी ये रही है शैली काम करने की कि वो मुद्दों को खत्म करते हैं,
मुद्दों को हाईजैक कर लेते हैं, विपक्ष के मुद्दों को। तो अब सामाजिक न्याय, पहले वो पिछड़ों को लेकर के पूरा अपने व्यक्तित्व को आगे कर रहे थे, अब वो सामाजिक न्याय को जब देख रहे हैं कि मायावती खत्म हो रही है तो सामाजिक न्याय को हाईजैक कर रहे हैं। अब इस पर भी विचार हो रहा है कि ये जो हाईजैक कर रहे हैं मोदी जी, इसका क्या प्रत्युत्तर होगा। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक नए ढंग से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में राजनीति, और ये मैं तब कह रहा हूं जब दक्षिण भारत में स्टालिन जैसा व्यक्ति है जो खुले तौर पर चुनौती दे रहा है, वो सामाजिक न्याय की इतनी बात कर रहा है, दलितों पिछड़ों की डंके की चोट पर बात कर रहा है। इसलिए उत्तर भारत में भी एक नई रोशनी पैदा होगी, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक इस देश में लोगों के सम्मान और स्वाभिमान को कुचल करके नहीं रखा जा सकता है। रविकांत साहब, आपसे बहुत क्विक समिंग अप, क्योंकि समय का थोड़ा वो है, मुझे ये बताइए कि अब ऐसा माना जा रहा है कि मोर और लेस कि ये जो फ्री राशन वाली बात बोली जा रही है ये 24 तक रहेगा। अगर एक चीज मैं आपसे ऐसी पूछूं, अगर ये परमानेंट व्यवस्था हो जाए तो क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए फ्री राशन देश के, तो इसमें दिक्कत क्या है? रविकांत साहब, नहीं, उसके एवज में जो लोगों से छीना जा रहा है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं वो कहां से है, जो आपका तेल है उसका दाम क्या है, जो और जो जरूरी चीजें हैं उनके दाम क्या है, जो आपका गैस है, सिलेंडर है, उसका दाम क्या है, ये भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ मसला नहीं है कि आपने 5 किलो राशन दे दिया गरीब लोगों को, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि पिछले 8 साल में जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है या कम हुए। जहां तक मुझे याद है कि यूपीए 1 और 2 में तकरीबन 27 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर आए थे, और मोदी गवर्नमेंट में 23 से 24 करोड़ लोग बीपीएल में आ गए हैं। माने इतने लोग अगर गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं तो ये कौन सा मॉडल है और आप क्या दे रहे हैं? इसके अलावा जो पीएसयू को आप लगातार बेच रहे हैं। अब तो आलम ये है कि अब जो सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं रेलवे से लेकर के और दूसरी, उनको सरकार बेचने पर आमादा है। तो प्रोडक्टिविटी कहां है? जो इकोनॉमी रन करनी चाहिए वो तो नहीं हो रहा है। इसके बजाय अगर लोगों के हाथ में नकदी पहुंचती है तो उससे इकोनॉमी जरूर रन कर सकती है, ये नहीं हो रहा है। और आप लोगों को 5 किलो राशन केवल दे रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा को आप छीन ले रहे हैं। अभी आप देखिए जो आवश्यक दवाइयां हैं उनका दाम बढ़ गया 10%, पैरासीटामोल का दाम बढ़ गया। तो जो गरीब व्यक्ति है अगर वो बीमार भी पड़ता है तो वो 5 किलो राशन के दाम से ज्यादा तो वो दवाइयों पर, पढ़ाई पर और जो महंगाई हो रही है उस पर ज्यादा खर्च कर देता है। तो इसलिए आप केवल प्रलोभन दे करके और इस तरह के मॉडल को लागू करके लोगों को ठग तो सकते हैं, लेकिन असल में देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। लोगों को काम चाहिए, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमी भी रन करेगी और लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। ये मॉडल होना चाहिए, बजाय आप इसको लोगों की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहे हैं, लोगों की जो कार्य क्षमता है उसको आप खत्म करके। हाँ, ये होता है, जैसे आपात अवस्था है, मसलन कोरोना की आपदा जिस समय आई उस समय जरूरत थी कि भाई आप जो कार्य क्षेत्र है वो जब संचालित नहीं हो रहा है उस समय सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी थी। तमाम उद्योगपतियों ने पैसा दिया, मिडिल क्लास ने प्रधानमंत्री फंड में पैसा दिया, और उसके एवज में लोगों के लिए वो चाहे आपके राशन हो या दूसरी और चीजें वो मिल रही थी। तो ये एक समय पर तो ठीक है, लेकिन बिना रोजगार आप क्रिएट किए हुए, लोगों को काम दिए बिना आप देश की इकोनॉमी को रन नहीं कर सकते और ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और कुछ दिनों के बाद स्थिति आपकी श्रीलंका वाली हो सकती है। दूसरी जो अभी झा साहब कह रहे थे, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। ये जो मॉडल है केजरीवाल साहब का, ये मॉडल आया कहां से और कैसे? ये विज्ञापनों का जो खेल है। मॉडल कांग्रेस के पास भी था, ये कौन कह सकता है कांग्रेस का मॉडल नहीं था? उसी दिल्ली में
कांग्रेस ने एम्स बनाया, सफदरजंग हॉस्पिटल बनाया, वो बात केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक बता रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन मॉडल इसलिए बन गया क्योंकि करोड़ों रुपए के विज्ञापन देकर के आप कह रहे हैं लगातार कि साहब देखिए हमने ये किया है। तो मॉडल को इस तरह से प्रचारित मोदी जी ने भी किया, वही काम केजरीवाल कर रहे हैं। हाँ, उसमें फेल हुई कांग्रेस, उसने ये सब नहीं किया। या मायावती का क्या मॉडल कम था? मायावती ने भी एक जमाने में काम किया था। लेकिन जी वो जी होता ये है कि उनकी अब राजनीतिक पारी खत्म हो रही है, केजरीवाल साहब आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोगों को अपील करें, इसमें कोई दो राय नहीं।